थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस महेंद्र भैया, हाँ, तो शुरू हो ये जाइए। तो कल जितनी बात हुई थी उसमें अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और किसी को लगता है कि 2-4 मिनट में आप कोई समराइज करना चाहते हैं कि क्या बात हुई थी और क्यों बात हो रही है उसकी, कोई रखना चाहेगा? कोई रखेगा? हाँ, और नहीं नहीं तो तो मैं मैं रख फिर देता आगे हूँ। बढ़ूंगा। हाँ, आप रख लीजिए। और जो मोटा मोटी जो 4 स्टेजेस जो समझ आए, वो स्टीम इंजन, और फिर आपके ये इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम्म कंप्यूटर, हम्म और फिर चौथा जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी मर्ज हो रही है। हम्म तो ये 4 है वो टेक्नोलॉजिकल लीप्स हैं, जहाँ हम्म, पे हम थोड़ा क्लियरली चेंजेस है वो देख सकते हैं। बिल्कुल तो वो चेंज हुआ अकॉर्डिंगली एजुकेशन के अंदर में, अलग अलग चीजें और उनका पूरा जो भाग है, हम्म, ऐसा कुछ कुछ। एक मेरे सही है। पास एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम्म, मेरे ख्याल से सुरेश भाई बोल रहे थे क्या? मैं बोल तो नहीं रहा था, लेकिन आपने मेरे मन की आवाज सुन ली। बताइए। मैं बड़ा रोमांचित हूँ, मुझे लगा बोलूं कि नहीं बोलूं। मुझे लगा कि आपने जो महत्वपूर्ण एक बिंदु कल कहा था कि एजुकेशन की पूरी सिस्टम ये टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन को सस्टेन करने, उसको आगे बढ़ाने और भौतिकता की और आसपास ही ग्रो हुई, और अभी भी वही चल रहा है। जिसको बेस स्कूल कहते हैं वो भी अल्टीमेटली तो इस टेक्नोलॉजी में नौकरी देना या टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना या भौतिकता का विकास करना, उसी के आसपास ही है। और ये बिल्कुल। बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं पिछले सप्ताह वो सपियंस भी पढ़ा था, तो मुझे लगा कि आपने ये इतना खूबसूरती से इसको समराइज कर दिया है कि अभी सामने ये दिख रहा है कि मोबाइल या कंप्यूटर या कार, ये सब किस लिए है, ये पर्पस क्या है इसका। धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा। पूरी जो अभी शिक्षा मॉडल चल रही है, कम से कम भारत में जो आपको दिखाई देता है वो, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में, उसकी शुरुआत बेसिकली 18वीं शताब्दी से होती है। ये एक मोटा लाइन है। और उसी समय आप देखेंगे 1830 में लगभग पूरी दुनिया में स्टैब्लिश हो रही है। और ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है लगभग 1770, 60, 70 के आसपास से, और उसकी शुरुआत आप स्टीम इंजन से मान सकते हैं। और उसमें हमने 4-5 मोटे मोटे टेक्नोलॉजी बताए, वैसे और भी हैं। अगर आप स्टीम इंजन देखेंगे तो उसमें मैंने बताया 2 इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदली। पहला है एग्रीकल्चर और दूसरा है टेक्सटाइल। और इससे लोगों की जिंदगी में बहुत व्यापक असर भी हुआ, क्योंकि ये हर घर से जुड़ा था। इसको बाद में गांधी जी ने समझा, और जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें उन्होंने जो सूत काटने पे जोर दिया और बाकी दिया, वो सब उसके भाग है। बट आप देखोगे बहुत पुराना उस समय हिस्ट्री नहीं है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बदलना और एग्रीकल्चर बदलना, वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी था। और लगभग 1830 में जो पहला बड़ा चेंज आया वो भारत में, वो है वही ब्रिटिश एजुकेशन जिसको कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, वो भारत में भी आया। और उसी लगभग आसपास फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह चल रहा है। इसका जो व्यापक बढ़िया जो एक्सपेरिमेंट हुआ प्रसिया में हुआ, जर्मनी में बेसिकली। और जो आपको जो कक्षा 12 तक दिखाई दे रहा है ना, एक कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, किसी को पता है कि ये कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था? वो बेसिकली एक 1892 में एक कमिटी ऑफ 10, किसी ने सुना है कमिटी ऑफ 10? ये 10 लोगों की कमिटी बनी। उसका जो चेयरमैन था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, और वहां के प्रेसिडेंट के गाइडेंस में बना। कमिटी ऑफ 10 बोलते हैं। हम लोग भी अभी जीवन विद्या में 10 लोगों की समिति की बात कर रहे हैं, तो 10 लोगों की समिति एक बहुत पहले बन चुकी है, 1892 में।
तो ये जो 1892 में कमिटी ऑफ 10 बना, उसने पहली बार कक्षा 1 से लेकर 12 तक का एक सिस्टम डेवलप किया, और उसी समय में ये अमेरिका में हो रहा है। और उस समय में जो एजुकेशन है उसके कैरिकुलम डिसाइड हुए, और सभी लोगों को, अगर आप मैथमेटिक्स में जाओगे तो मैथमेटिक्स में अगर कक्षा 12 में हो तो सभी लोग यही पढ़ेंगे। वो एक स्टैंडर्डाइजेशन कह लो शुरू हुआ। तो 1 से 12 तक का जो आज का आधुनिक शिक्षा आपको दिखाई देता है पूरी दुनिया में, उसको बनाने वाले 10 लोग हैं, और 10 लोग मिल करके उसको बोलते हैं कमिटी ऑफ 10। कभी आप गूगल पे सर्च करिए कमिटी ऑफ 10, ऐसे ही 10 लोगों की समिति या सभा, जो भी कहना है, तो आपको मिल जाएगा कमिटी ऑफ 10। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसके बाद अभी तक वो बदला नहीं है। फिर उसको पूरी दुनिया ने अपनाया और लगभग वही ट्रेंड चल रहा है। तो ये 150 साल के आसपास होने वाले हैं, 130-40 साल हो गए इस पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं, राइट। और पूरी बात को समराइज इसलिए करना है क्योंकि हम जब मध्यस्थ दर्शन में बात कर रहे हैं तो एक जगह इकोनॉमिक जो है, जो आर्थिक पक्ष है, वो एजुकेशन का पूरा ध्येय है, और हम यहाँ पे एजुकेशन में जागृति को ला रहे हैं, है ना। तो कैसे एक मानव समझदार हो और समझदारी पूर्वक जी पाए, इसकी हम कुछ बात कर रहे हैं। इसमें पूरा मानव का जीवन जुड़ा है, उसके सारे आयाम, अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य, और उसके जीने की सारी स्थितियां, 5 स्थितियां, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, जीने के सभी 10 जो व्यवस्था के 10 सोपान है, इन सारी चीजों को समाहित किया गया है इस एजुकेशन मॉडल में। तो जब इसमें एक बच्चा तैयार हो रहा है तो वो कोई एक फ्रेगमेंटेड या एक छोटे से भाग या कोई आर्थिक दृष्टि से इसमें तैयार करने की बात नहीं है। आप लोग को अगर इसको और टेस्ट करना है तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में पूरी दुनिया में कोडिंग बड़ा बड़ा चीज आ गया है। पूरे एजुकेशन में कोडिंग सीखना है कि नहीं? किसी का एक्सपीरियंस इसमें, जिनके बच्चे होंगे, बच्चों को कोडिंग सीखना है। किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा एज, कितने साल का बच्चा कोडिंग के लिए ठीक रहेगा, है ना। किसी को नहीं मालूम है, कोई स्टडी नहीं है। भैया हमारी बच्ची है जो उनको सेकंड स्टैंडर्ड से इवन लेटर लास्ट ईयर दे हैव स्टार्टेड इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड स्क्रैच प्रोग्रामिंग और कोड, वो सभी दे आर कर रहे हैं। और आपने एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट देखा होगा, व्हाइट हेड जूनियर, सुना होगा आपने, पूरी दुनिया में चल रहा है वो, बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस हो गया वो। और भारत में कितना लेते हैं वो? 99,000 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए ले रहे। कितने? 144 क्लास का या कुछ। 6 साल की एज से शुरू करवाते हैं भैया, 6 साल की एज में नहीं, 6 साल के ना, 6 साल के एज में एनईपी ने कंपलसरी किया है। ओ नो सॉरी, अच्छा 6 साल, कक्षा 6 से, सॉरी आप सही कह रहे हो, जो कक्षा 6 है वहां से अभी एनईपी पिछले साल गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई, उसमें कोडिंग इज कंपलसरी फ्रॉम ग्रेड 6। आपको मालूम होगा भैया। व्हाइट हेड जूनियर तो 6 साल की एज बोलता है कि 6 साल से शुरू कर दीजिए। व्हाइट हेड जूनियर तो बच्चा का बता रहा है, और वो तो बता रहा है कि देखो क्यों करना है, क्योंकि आपका 9 साल का बच्चा, अभी उन्होंने बताया ना एक वुल्फ गुप्ता, तो पहले बताया वुल्फ गुप्ता नाम का बच्चा है, वो 11 साल का है, अभी 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। हाँ, फिर तो दिमाग उसको, में तो वही है भैया, सारा इंडस्ट्रियल मॉडल ही मेनली। हाँ, फिर वो फिर कुछ दिन बाद वुल्फ गुप्ता नाम का एक बच्चा है, वो 13 साल का है और 2 करोड़ कमा रहा है। वुल्फ गुप्ता नाम का एक बच्चा है, उसमें मिस्टेक यही कर रहे हैं कि वुल्फ गुप्ता ही है हर बार। पॉइंट है कि हमको भी, पेरेंट्स को भी लग रहा है यार सही है, वो बच्चा है फिर भी कमाने लगा, देखो 1.5 करोड़ का पैकेज हो गया उसका। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम जो भी एजुकेशन दे रहे हैं उसका सोल पर्पज, हम अभी कुछ सोच ही नहीं रहे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। पूरा का पूरा ही ये है कि उसका पैकेज कितना बन रहा है। और अब तो बच्चों के पैकेज की बात करने लगे लोग, छोटे से ही, और वहां से कोडिंग करते ही आपका बच्चा बहुत अर्ली एज से मनी मेकिंग मशीन बन जाएगा।
ये चल रहा है। और उसकी शुरुआत देखेंगे तो शुरू से है। यू नीड टू बी अ गुड स्टूडेंट, फॉर दैट यू वर्क हार्ड, खूब मेहनत करो, मेहनत से पढ़ाई करो, है ना, वो सब घर में सिखाया जाता है। और पढ़ाई करें, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, फर्स्ट आओ, ये हो वो, और अंत में क्या है, एक अच्छा जॉब मिल जाए। पहले तो जॉब सबकी मिल जाती थी, अब प्रॉब्लम है कि सबकी जॉब ही नहीं मिलती है पढ़ने लिखने के बाद ही। पहले तो ये था कि भाई पढ़ लिख लिया तो जॉब तो गारंटीड है ना, जो हमारे से पीछे वाले जनरेशन थे। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। अब क्या हो रहा है, जो बच्चे आज कोडिंग सीख रहे हैं, कोडिंग इतना तेजी से बदल रहा है कि आप जो सीख रहे हैं पिछले 10-15 साल में ही 10 तरह के कोडिंग सिस्टम इवॉल्व हो गए। आगे कितने तरह के होंगे हमको नहीं मालूम है। तो इंडस्ट्री फास्ट पेस बदल रही, बहुत ही रैपिड चेंज, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरी दुनिया में इंडस्ट्री में। और उस इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहे हैं, 21st सेंचुरी का जो इंडस्ट्री है, बहुत ही अनसर्टेन, बहुत बदलाव हो रहा है। उसी को टारगेट करने के लिए पूरी दुनिया में नए तरह का एजुकेशन फिर से पैकेज बन रहा है। तो अभी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में एजुकेशन बदल रहा है ऑलरेडी, और ये नया नहीं है। इसके पहले 30-40 साल पहले भी बदला है। लोग कह ही रहे हैं, देखो इसके पहले तो पिछली सरकार ने 40 साल पहले बदले थी, उसके पहले कब बदला, ये अगर पूछेंगे तो वो उसके पहले लगभग 100 साल बदला। उसके पहले कब बदला, तो उसके 100 साल और पीछे चले जाओ। तो जो प्रथम औद्योगिक क्रांति है उसमें एक शिक्षा में बदलाव आपको दिखेगा। वहां से टैक्स के मनी से पब्लिक एजुकेशन शुरू हुआ, फिर द्वितीय औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और फिर से पूरी शिक्षा में बदलाव हुआ। तृतीय औद्योगिक क्रांति शुरू हुई 1970 से, फिर से शिक्षा में बदलाव हुआ। और ये तृतीय औद्योगिक क्रांति जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, वो इसका आज पीक है इस समय में। और पिछले 4 साल से, एक्चुअली 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो संस्थापक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, इंडस्ट्री 4.0। वहां से एक नई इंडस्ट्री की कल्पना चल रही है, जिसमें मैं कह रहा था कि फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड डिजिटल, इसका मर्जिंग है पूरी तरह से। तो ये एक नया इंडस्ट्री चल रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया में फिर से शिक्षा पे बदलाव की बात चल रही है। क्योंकि सारी चीजें मर्ज हो रही हैं, तो सारे सब्जेक्ट को मर्ज होना है, दैट्स व्हाट इट इज। और हम अगर इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हैं तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस बनता है कि जब हम शिक्षा में बदलाव की बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल रहे हैं, है ना। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि आप बदल दिए, आप यदि इकोनॉमिक्स से हटा करके जागृति को रख लिए, पूरी मानव लाइफ को रख लिया, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को रख लिया, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल गया। नाउ यू आर प्लेइंग इन अ डिफरेंट गेम। आपका पूरा गेम ही बदल गया ना, उस पर्पज के बदलने से, उस लक्ष्य के बदलने से, या उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलने से आपका प्लेइंग फील्ड बदल गया। यू कैन नॉट प्ले एनी मोर इन द ओल्ड गेम। वो काम ही नहीं करता है क्योंकि वो बना ही उसके लिए नहीं है। अच्छा, एक बात जो और ध्यान देने की, कि जो अभी का एजुकेशन है वो खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। बल्कि मैं तो कहूंगा 250 साल का यदि ठीक से मूल्यांकन करेंगे तो इसने किसी को निराश नहीं किया है। इंडस्ट्री लगातार बढ़ी है और उसका बढ़ने का जो स्पीड है वो एक्सपोनेंशियल है। इंडस्ट्री 1.0 टू 2.2, 2.2 टू 3.3, जैसे वो 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 20 टू द पावर 3, इस तरह से एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस हुआ है। तो इंडस्ट्री तो विकास हुई, इसका मतलब एजुकेशन तो उनका काम कर रहा है। सो दैट इज नॉट अ बैड सिस्टम, सिस्टम इज गुड। लेकिन फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए, किस प्रयोजन के लिए वो बना है, वो मुख्य बात है। तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या दे रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उन लोगों ने काफी मेहनत से, बहुत सोच समझ करके एक मॉडल डेवलप किया, विच इज वेरी इफेक्टिव, इट्स वर्किंग वेरी वेल and it is sustaining the industry, and industry from last 200 years has seen tremendous progress। बहुत खूब बढ़िया से प्रोग्रेस हुआ है। so that's great, but that's not the purpose of human life is।
अगर हम उसके प्रयोजन को बदलते हैं तो फिर शिक्षा को हम नए ढंग से सोचना पड़ेगा। फिर जो स्कूल सिस्टम है, जो स्कूल में ब्लॉक्स हैं, जो उसके अंदर जिस तरीके से पीरियड होते हैं, घंटियां लगती हैं, ये सब फिर काम नहीं करेगा। देन वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट पैराडाइम। आप समझ रहे हैं? और हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है यदि हमको ये समझ में आ जाए कि वो मॉडल एक तरह के प्रयोजन को पूरा करने के लिए है और हम जो मॉडल की बात कर रहे हैं उसका प्रयोजन ही अलग है, इसलिए हमको एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और यहाँ जब हम इंटरडिसिप्लिनरी इंटरकनेक्टेड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग कर रहे हैं। और मेरा विश्वास ये है कि कल मैंने एक कहानी मतलब थोड़ा सा आपको स्टोरी लाइन बताया कि भारत की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है दुनिया से। भारत में क्या हुआ, एक तो आधुनिकता आई है 200 सालों से, लेकिन भारत का जो जीन है, भारत का जो कह लो मेकअप है, वो भारत ने अभी उसको त्यागा नहीं है पूरी तरह से। और वो चाहे मतलब उसको आप आध्यात्मिक बेस मान सकते हो एक तरह से, लेकिन भारत ने उसको छोड़ा नहीं है। गांव में लोगों के जहन में अभी भी बसा हुआ है ना। और वो क्या चीज है, एक बहुत मौलिक चीज भारत में आई जो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं आया। क्या चीज है वो, कि इधर क्या है, किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज में किसी को हो ही नहीं सकता है ज्ञान, मतलब आप सत्य जान ही नहीं सकते हैं। यू कैन हैव ओनली परसेप्शन बट यू कैन नॉट नो द ट्रूथ। और जो रिलीजन है वो बोलता है कि भाई सत्य तो केवल एक ही जान सकता है, जो ईश्वर का पुत्र होता है, गॉड का सन होता है ना, केवल वही सत्य जान सकता है, मानव नहीं जान सकता, मानव की बस की बात नहीं है। और जो साइंस है, साइंस में भी आप कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं जानते, यू नो। तो आप किसी भी विधि से जाएंगे ना, आप सत्य नहीं जान सकते, आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। भारत में क्या है, ज्ञान हो सकता है, बिरले को होगा, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया है। ये ना भारत की बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी एक स्वीकृति है कि ज्ञान हो सकता है। दूसरा क्या हुआ कि भारत में जब भी जो शिक्षक है उसके आचरण पे अभी भी हमारा एक्सपेक्टेशन, भले ही उसका आचरण गंदा हो, हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि टीचर का आचरण ठीक होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ऐसा एक मोटा मोटा स्वीकृति है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ है, टीचर प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका जब टाइम है काम करने का, जैसे मान लो अगर 9 से 4 कर रहे हो या 8 से 3 कर रहे हो, उस पीरियड में आप प्रोफेशनली बिहेव करो। आफ्टर दैट आप दारू पियो कि ये करो कि वो करो, क्या फर्क पड़ता है। यू नीड टू बी अ गुड प्रोफेशनल टीचर। तो प्रोफेशनलिज्म को बहुत, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये एक दूसरा बहुत है। और तीसरा हम देख सकते हैं कि कैसे हम ये देख रहे हैं कि भारत में परिवार को लेकर जो हमारी आस्था है वो टूटी नहीं है अभी। इट इज ऑलमोस्ट ऑन द एज, टूट जाएगी थोड़ा दिन और, लेकिन टूटी नहीं है, आस्था है। और एक बहुत और बड़ा बात है कि भारत में बहुत सारा जो है स्किल्स बचा हुआ है और लोगों के अंदर श्रमशीलता भी अभी है, वो गायब नहीं है। उसके प्रति, श्रमशीलता के प्रति लोगों के मन में एक बैकवर्ड फीलिंग जरूर है कि जो लोग श्रम करते हैं वो पिछड़े होते हैं। ये हो सकता है, खत्म नहीं हुआ है, उनके जहन में, उनके बॉडी में अभी वो बचा हुआ है ना, वो कर सकते हैं। तो ये ना एक और बड़ा एसेट है कि श्रमशीलता है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि भारत की अभी भी अधिकांश जनसंख्या रूरल सेटअप में है, 65%, विच इज अ बिग थिंग। तो ये सारी हमारी भारत की जो ताकत है, अगर हम उसको देते तो मध्यस्थ दर्शन ना उस सबको स्ट्रेंथन करता है, मतलब श्रम के प्रति सम्मान का भाव पैदा करता है, विच इज अ ग्रेट। अगर हमने श्रम के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर दिया तो फिर वो बोझा नहीं है, इट बिकम ए एसेट, एसेट फॉर आवर लाइफ एंड एसेट फॉर ह्यूमैनिटी, दोनों के लिए एसेट है। दूसरा क्या है, आस्था बचा हुआ है। अगर ये विश्वास हो जाए कि हम परिवार में उत्सव पूर्वक जी सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अनदर बिग एसेट। सोना बेटा, कैन यू क्लोज द डोर, मम्मी इज टॉकिंग। नवमी, कैन यू गो अदर रूम? या
तो ये एक दूसरा हमको लगता है कि बहुत बड़ा एसेट है, और ये गांव में ना और अच्छे से बचा हुआ है बेसिकली। और लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि ज्ञानी पुरुष होते हैं, किसी को ज्ञान होता है, ज्ञान हो सकता है, और आप अगर शहरों में जाएंगे तो इसके प्रति कम स्वीकृति है, और गांव में जाएंगे तो स्वीकृति ज्यादा है। उसमें लोग धोखे भी बहुत खाते हैं, बहुत सारे गुरु पैदा हो जाते हैं और अंत में वो धोखा खा लेते हैं, हजारों लाखों लोग उनके पीछे हो लेते हैं। तो ये लेकिन कहीं ना कहीं बचा तो है, एंड दैट्स आई सी द ग्रेट एसेट कि ज्ञान होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को ठीक से बात समझ में आती है मध्यस्थ दर्शन, तो उनको समझाना आसान है कि कैसे नागराज्य को ज्ञान हो सकता है, क्योंकि लोगों की स्वीकृति में है ज्ञान होता है। ये एक बड़ी बात है। आप अगर यहाँ पे करने जाते हैं तो लोगों को होता है तो ज्ञान तो होता ही नहीं किसी को, एक कोई और दूसरा आ गया जी लो। तो ये एक और आपका एसेट है। तो जब हम गांव में जा रहे हैं, बात आएगी प्रैक्टिकली कि अगर हम गांव में जा रहे हैं तो हम किस चीज को लेकर हम गांव में आगे बढ़े। और बहुत सारा सोशल वर्क पूरी दुनिया में हो ही रहा है, लेकिन भारत में काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइमरली ना व्यवस्था को बदलो, ऐसा एक बड़ा लगता है। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि व्यवस्था बहुत विजिबल है, हम वो जल्दी दिखाई देता है, और व्यवस्था के मार से जो पीड़ित हैं वो भी हमको जल्दी दिखाई देता है, भूखमरी जल्दी दिखाई देता है, गरीबी दिखाई देता है, शिक्षा दिया, लोगों को लगता है भी ये तो आदमी भी भूखों मर रहा है यार, उसको ज्ञान दोगे आप, इसका तो इमीडिएटली उसको खाना, और खाना तो है नहीं, तो क्या करें, गवर्नमेंट बड़े ऐसी है, तो फिर गवर्नमेंट जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब करेंगे कुछ लोग। लेकिन उसके अगर रूट में जाएंगे तो कुछ और चीजें समझ में आती है कि समस्या है कहाँ। एक और पहलू है जिसपे देखना चाहिए कि जो विज्ञान है और जो पॉलिटिक्स है, उन दोनों का ना बहुत बढ़िया गठबंधन है पूरी दुनिया में। साइंस एंड पॉलिटिक्स वर्क्स वेरी टुगेदर वेरी वेल। हम जितना साइंस को निष्पक्ष मानते हैं उतना है नहीं वो, और जो साइंस और पॉलिटिक्स है, अगर ये दोनों मर्ज हैं, और इन दोनों का आप देखोगे रुझान वो इकोनॉमी के लिए है। मतलब हम जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बना दिए, अब कोई अनपढ़ आदमी तो नहीं बना सकता अभी, जीएमओ कौन बनाएगा, कोई अनपढ़ आदमी की बस बात। लेकिन अब उसको साइंटिफिकली प्रूव करें कि इट इज गुड फॉर अस, अब उसको हेल्थ के लिए गुड है, इकोनॉमी के लिए गुड है, एंड वी कैन गिव ऑल द रिसर्च एंड डेटा दैट दिस इज गुड। और ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब हर एक फील्ड में जाएंगे तो ये लगेगा कि ये जो साइंस, और साइंस के कुछ अच्छे चीज भी हैं, है ना, वी शुड नॉट टेक एवरीथिंग नेगेटिव, देयर इज अ लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स। तो पहले लोगों को 200-250 साल पहले या 300-400 साल पहले आप जाइए, लोगों को चर्च पे डाउट हुआ, गैलीलियो के समय या उसके पहले और जाइए, है ना, कैपलर के समय, और इन लोग तो लोगों को रिलीजन पे डाउट हुआ, रिलीजन सच में सही बोलता है या इसमें कुछ गड़बड़ी है। आज आप कोरोना पीरियड में देखेंगे, कोविड पीरियड में लोगों को साइंस पे डाउट है। कैन यू सी दैट? पता नहीं आप देख रहे हैं कि नहीं, एंड इट्स ह्यूज डाउट। वही व्यक्ति जो 5 साल पहले अपने बच्चे को हंसी खुशी, है ना, 20-20 टीके लगवा रहा था, आज लोग टीके लगवाने पे क्वेश्चन कर रहे हैं। कैन यू सी दैट? है कि नहीं? तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि वी आर डाउटिंग साइंस नाउ। कब? अभी साइंस का 200-250 साल या 500 साल पुराना है मान लो, लेकिन उसकी जो पीक है वो तो ज्यादा पुराना नहीं है। उसके अगर रूट में जाएंगे तो न्यूटन से ठीक ठाक शुरू होता है पूरी कहानी। तो क्या दिखाई दे रहा है इस हिस्टोरिकल कि हम साइंस पे डाउट करने लगे। और अगर हम, ये तो हो गया आपका साइंटिफिक फील्ड, अगर हम समाज की स्थिति देखते हैं तो पूरा सोसाइटी इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट डिसऑर्डर, huge trust deficit disorder everywhere across the globe, from personal to the global level. तो बाबा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत।
है ना, ये कई बार कई मुद्दों पे उन्होंने कहा। तो ये जो सबसे जो पीड़ादायक चीज होती है ना, वो मनुष्य का स्वयं में विश्वास न होना, परस्परता में विश्वास न होना, और अब तो सवाल आ गया है कि धरती बचेगी, मानव जाति बचा रहेगा, अब वो भी भरोसा नहीं है। पहले तो ये था कि भाई 100 साल पहले भले ही अपने में विश्वास ना हो, संबंधों में विश्वास ना हो, है ना, लेकिन इतना तो विश्वास था कि धरती तो है यार। अब तो वो भी खत्म, अब क्या करेंगे? पूरी तरह से, है ना, क्या कहते हैं, विश्वास गायब है। हम आज वहां पे खड़े हैं। तो ये जो सोशल क्राइसिस है, ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, ये जो फैमिली का क्राइसिस है, ये जो व्यक्तिगत क्राइसिस है, वी आर सफरिंग एट एवरी लेवल। हम हर एक लेवल पे बहुत ही गहरे से सफर कर रहे हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो मैं मानता हूं कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस टोटली यूनिक, फंडामेंटली डिफरेंट मॉडल, एंड पीपल विल रिसीव इट, क्योंकि लोग टायर्ड हैं, थक गए हैं। थोड़ा इंडिया में आपको भले ही, लेकिन पूरे ग्लोबल अगर स्केल पे देखेंगे तो लोगों का रुझान स्कूलिंग सिस्टम से हट चुका है। और ये एकदम सही समय है कि जब एक दुनिया ऑलरेडी बदल रही है, इसी समय आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए कनाडा सही जगह है मैं बोलूंगा नहीं है, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। अगला 10 साल बेस्ट समय है इंडिया, बाद में पूरी दुनिया में फैलेगा, लेकिन इसकी जो स्वीकृति है शुरू में, वो इंडिया से है। अब इसको ले कौन जाएगा? अब जो पहले है ना, वो सारी चीजें बात से चली जाती हैं, कोई है उपदेश दिया, अब उससे नहीं, आदमी ना वो जीते हुआ आदमी को देखना चाहता है। तो हम एज ए सोशल वर्कर गए, गांव की जिंदगी एक, मेरी जिंदगी एक, है ना, गांव के बच्चों की शिक्षा एक, मेरे बच्चों की शिक्षा अलग। बहुत सारे हुए, अच्छे एजुकेशन आए, लेकिन किसके लिए आए? वो है ना, वो उनके लिए है जो शिक्षा से वंचित है। मेरे बच्चे के लिए वो शिक्षा नहीं चाहिए, मेरे वाले को तो दूसरा वाले ही चाहिए। तो ये समय है जब हम अपने लिए कर रहे हैं, हमको उसमें करने में एक हमारे अंदर उसकी स्वीकृति है, हमारे अंदर एक स्वाभिमान है, हम जो कर रहे हैं हमको लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। यदि मैं उसको अपने को केंद्र, जैसे H3 एजुकेशन या चेतना विकास मूल्य शिक्षा, जो MCB के CVM की बात कर रहे हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा में यदि आप देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देता है कि ये बात तब पहुंच रही है जब मैं अपने बच्चों को कर रहा हूं ना। अगर मैं अपने बच्चों को कर रहा हूं तो आपको भी लगता है कि ये ठीक होगा। इमेजिन करो कि मेरे बच्चे मेन स्ट्रीम में एजुकेशन ले और दूसरे के बच्चे के लिए मैं ये प्रस्ताव दूं, तो मेरा अनुमान है कि लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आएगा ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम जो करने जा रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है। और मेरे ख्याल से इस पूरी सभा में इस बात की स्वीकृति है कि जब हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये एक सबसे सुंदरतम, धरती पर अभी तक जितने भी शिक्षा के मॉडल आए उसमें जो भी कैरिकुलम आया, जो भी फ्रेमवर्क आया, उसमें जो भी दर्शन आए, अगर पूरी मानव जाति के ज्ञान को और सबको मिलाकर अगर चर्निंग करें तो जिसका जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वो अभी अपने पास उपलब्ध है। और उस अगर हम बेस्ट को उस तरीके से प्रेजेंट करके लोगों के सामने रखते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग बहुत ही उत्साह के साथ उसको स्वीकारेंगे। और ये भी लगता है कि ना केवल स्वीकारेंगे उसको, मतलब दूसरे तक या उसको कैसे हम उसका रीच आउट बढ़े उस पर लोग काम करेंगे, ऐसा मेरे को अनुमान बनता है। तरीका यही है कि पहले हम शिक्षा से जाएं, कहीं भी जाएं। जीने के मॉडल में हम बहुत कर नहीं सकते, जीना धीरे धीरे, मतलब उत्पादन, जीना का मतलब अभी हम लोग ना उत्पादन को ही मान लेते हैं। और दो अप्रोच है, उत्पादन विधि से जाना है कि शिक्षा विधि से जाना। आप उत्पादन करिए, करने में दिक्कत नहीं है।
आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उत्पादन नहीं होना चाहिए। अगर हम उसमें लग जाएंगे और जो भी सेंटर लगेगा वो बहुत सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि दिक्कत ये आ रही कि बहुत सारे लोग उत्पादन से जुड़ नहीं सकते आज, वो बहुत डिस्कनेक्टेड है। और वर्ल्ड को देखेंगे तो काफी बड़ा है, लेकिन शिक्षा में जाने से मानसिकता में बदलाव आएगा, स्वीकृति होगी और देख पाएंगे कि क्यों हमको जुड़ना है उत्पादन। लोग जुड़ेंगे, हम सब जुड़ ही रहे हैं ना, हम जुड़ रहे हैं, आप जुड़ रहे हो, सभी इसमें जो लोग हैं, कोई डायरेक्ट उत्पादन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसके मन में कहीं एक खोने में अब आगे यार ये तो करना चाहिए। हम कैलगरी से उठकर यहाँ क्यों आए ऑलिवर? इसीलिए ना कि कैन आई एंगेज समथिंग विथ नेचर, क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ जिएंगे नहीं तो प्रकृति के नियम को समझेंगे कैसे? केवल बंद कमरे में तो नहीं समझ सकते। तो ऐसा लोगों को दिखाई देता है, तो धीरे से हमको भी मन बनता है, बाकी लोगों को भी मन बनेगा। लेकिन 2 साल पहले तक मेरा ये जुगाड़ नहीं है कि भाई मैं कैसे उत्पादन को सेट करूं, क्योंकि परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही है। मेरे मन में चाहत है, परिस्थिति नहीं है। लेकिन एक हमने कर दिया, भले ही पूरा सिस्टम ना हो, लेकिन 2 बच्चों की शिक्षा कब से मैं दे रहा हूं? पिछले जब से जन्म हुआ है तब से दे रहा हूं। तो शिक्षा को तो मैंने 10 साल पहले ही शुरू कर दिया। प्रोडक्शन में हम आज लगने की जगह पे आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से मेरी स्थिति नहीं होगी, बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति हो सकती है, चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षा की चाह सबकी है, भाई कुछ तो मिलना चाहिए। उनको भी जो मिला होगा 100% बेहतरीन नहीं मिला होगा, फिर भी जो मिला उस आज ही उनका टेस्ट था। मतलब यहाँ पे स्कूल बोर्ड का लेते हैं ना एग्जाम, मतलब एग्जाम नहीं कहना चाहिए, वो बच्चों का साल के एंड में उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्योंकि आप होम स्कूल करते हैं फिर भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो आज दोनों बच्चों का था। टीचर वाज अमेज्ड कि माय गुडनेस व्हाट दिस चाइल्ड इज, मतलब वो खुद ही अच्छा मैं तो कैसे इनको ये कैसे ऐसे करते हैं, हाउ दे डू लाइक दैट। सो फॉर हर लाइक राइटिंग ए रिपोर्ट कार्ड इट्स वेरी इजी। तो अभी वो हमारी जो बेटी है वो कक्षा 6 में उनको कर दिया और बेटे को 4 में कर दिया। आज उनका हुआ था, आज ही के दिन हुआ था, सुबह सुबह मेरे, मतलब कल आपके शाम को। सो इट शोज लाइक वी कैन गेट विद द पब्लिक सिस्टम। तो ये है मोटा मोटा बात। अब इसमें क्या है कि अब अगर आप कुछ प्रश्न रखें तो मेरी जो भी है ना थोड़ी बहुत समझ बनी है, जो भी उतने समय में काम करने का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा पर्सनल जो जहाँ से मैं पैदा हुआ, फिर जो अलग अलग संस्थाओं में रहने का अवसर मिला, अलग अलग लोगों से बात करने का अवसर मिला। संयोग से क्या हुआ कि बहुत सारे जो भारत के सोशल वर्कर हैं उनके साथ भी बहुत लोगों से जुड़ा हुआ। तो अगर आप क्वेश्चन रखें, और फिर यहाँ भी देखने का अवसर मिला, फिर उसमें कुछ करने का भी अवसर मिला। थोड़ा बहुत बड़ा तो नहीं हुआ अपना सेंटर, लेकिन मान लो कम से कम 12, 13, 14 कंट्री के लोगों से इंटरेक्शन करने का अवसर मिला। उसमें लोगों में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे सोचते हैं, और हर एज के लोग, ज्यादातर लोग युवा है, बट स्टिल आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड टॉक बहुत सारे लोगों से ना, ऐसा हुआ। तो उस आधार पे जो भी एक्सपीरियंस हो हम बताएंगे, आप प्रश्न रखिए, तो आगे का एक क्वेश्चन आंसर जैसा अगर रखते हैं तो बढ़िया रहेगा। भैया एक क्वेश्चन था। भैया जैसे आपने अभी बताया ना कि जैसे जो बिटिया का आज वो हुआ था एवोल्यूशन या जो भी, हाँ, तो उसमें क्या प्रोसेस रहा, और जैसे आपने उससे जो भी उनका तरीका है प्रोसेस, क्या उसके हिसाब से भी कुछ तैयार करवाया था, या ऑटोमेटिक जो आप शिक्षण दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो दे रहे हैं, उससे वो फुलफिल हो ही गया? हाँ, मतलब ये है कि जब भी हम लोग करते हैं, हम लोग जो अल्बर्टा, जैसे अगर हम लोग अल्बर्टा में रजिस्टर्ड हैं, तो जो अल्बर्टा का कैरिकुलम है, जो उनका लर्निंग आउटकम उन्होंने सेट किया है, वी हैव टू टेक अ लुक कि वो क्या चाहते हैं कक्षा 5 में, वो क्या चाहते हैं कक्षा 3 में, उसको देखना पड़ता है हमको। एंड व्हाट वी डू इज जस्ट टेक द लर्निंग आउटकम, इंटीग्रेट इन आवर सिस्टम। तो जो टीचर आएगा, हमको ये भी मालूम है कि उसको जीवन विद्या का जे भी नहीं मालूम है, मध्यस्थ दर्शन का एम नहीं मालूम है, कुछ ना, उसको कुछ नहीं मालूम है, दे हैव नो आइडिया व्हाट वी आर डूइंग। तो वो तो जाहिर सी बात है कि
उसके जो भी वो देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे, दे विल डू अकॉर्डिंग टू द सिस्टम दे आर इन, विच इज द करंट सिस्टम। और हमको भी ये पता है कि उन्हीं को देखना है उनको, लेकिन जब हम बच्चे को देंगे तो हम वैसे नहीं देंगे, हमको उसका आउटकम ठीक, जैसे मान लो वो लैंग्वेज पे देखना चाहते हैं, उसका पढ़ने का स्पीड मतलब कैसा है, किस तरह से वो लैंग्वेज, एक बहुत लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स टू आर मेन थिंग्स बाय द वे पूरी दुनिया में, अभी भी वही दो है, एक है लैंग्वेज, दूसरा में। तो लैंग्वेज में ससोना से पूछा उसने आज टीचर ने, तो उसने बताया भाई आपकी रीडिंग कैसी चल रही है, तो वो ना चैप्टर बुक्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चैप्टर्स बुक आते हैं, है ना, इतनी मोटी। तो लास्ट वीक में जब हम लोग 3 हफ्ते पहले जब हम लोग आ रहे थे कैलगरी से यहाँ पे ऑलिवर, तो हमारे पास लाइब्रेरी की बहुत सारी किताबें थी, तो उसने दिन में 5-6 घंटे लगाए, 7.5 किताब पढ़ा, और हर एक किताब लगभग 200 पेज की होती है। 7.5 books he wrote in 5, so she just wanted to return the library. This is the speed she has in a language. तो उसने बताया, तो she was very amazed, my goodness, what speed she has. And really, if I read a book, if Sona will read book, she has a 5 times minimum more speed than me. And not only she read with speed, she has a grasping, she grasps the whole book, है ना। तो धीरे 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 वो काम करने से, तो उनका तो भाई यही है कि उसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो गई, नाउ दे आर अमेज्ड, माय गुडनेस, सच ए ग्रेट, उनका तो उतना ही चल रहा है। लेकिन खाली रीडिंग नहीं है, उसके पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट है, ये है, वो भी तो अपन लोग किए। तो रीडिंग के साथ वो भी है, फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करना है वो भी काम किया। तो उसने कुछ अपनी पोएट्री लिखी हुई बताई उनको, तो सी इज अगेन अमेज्ड कि वाओ, सच अमेजिंग, सी इज अ वेरी गुड राइटर, लाइक शी राइट्स वेरी वेल। तो अब उनको ये हो गया, तो अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? They want to like they did not expected that much. Most of the children they don't know like that. तो जाहिर सी बात है कि उसको फिर नेक्स्ट ग्रेड में मतलब दोनों में बहुत अच्छा है, आप समझ रहे हो। So that's how they do, and we need to prepare for that बच्चों को। लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस प्रयोजन के साथ लैंग्वेज पढ़ेंगे, वो एक आपको सेट करना पड़ेगा फिर, एंड यू वांट टू डू दैट। ये सिस्टम लंबा नहीं चलेगा, ये भी अभी करना पड़ रहा है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जब हमारा सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाएगा, इमेजिन करो 2 साल बाद 3 साल बाद हम अपना स्कूल बोर्ड बना लिए, वी डोंट हैव दिस प्रेशर एनीवे। और वैसे भी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां आज आप किसी भी मेथड से जाओ, उसके जरिए नहीं ले रही हैं। और कौन सा एक सर्टेनिटी है आगे जाकर कि आप करंट में जाकर कुछ कर ही पाओगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर बच्चों में ये जो 5 विभूतियां हैं जिसकी बाबा जी ने बात किया कि वो बच्चों में स्वयं में विश्वास आता है, श्रेष्ठता का सम्मान कर पाते हैं, बिकॉज दिस इज आवर मेन लर्निंग आउटकम, है ना। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, और व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबन, अगर ये आता है तो वी डोंट नीड एक्चुअली दिस इज कवरिंग द एंटायर लाइफ, तो यू प्रिपेयर फॉर दैट। अब लेकिन जिसको भय है, भाई आदमी तो क्यों चाहता है कि वर्तमान से भी कटे ना, क्योंकि वो अंत में पता नहीं उसको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी। मान लो अगर ऐसा भय है भी, अभी भी आदमी भाई भय और प्रलोभन से ही गाइडेड है, समाधान समृद्धि से अधिकांश जनता गाइडेड नहीं है। तो जहां आदमी भय है, उसको भय को दूर करना पड़ेगा हमको, और भय को दूर करने के भाई आश्वस्त है कि भाई जो आपका वर्तमान में चल रहा है उसको हम उसमें एड्रेस करेंगे। हम कर ही रहे हैं अपने बच्चे के लिए, हम तो इसलिए कर रहे हैं, भय बस नहीं कर रहे। देखो, if there is no law enforced on me, I was not going to do that way. मुझे तो एनरोलमेंट कराने की भी जरूरत नहीं लगती है। लेकिन अभी क्या है कि आप किसी सिस्टम में हो, तो जो भी अब संविधान है, जो यहाँ का सिस्टम है, छोटा सा पॉपुलेशन यहाँ का, बड़ा तो है नहीं और बच्चे के लिए कंपल्सरी एजुकेशन है, सो यू हैव टू एनरोल, देयर इज नो ऑप्शन। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, मतलब कोई परेशानी भी नहीं है उसमें जाने में, क्या दिक्कत है, आप एनरोल करा लीजिए और करिए। वैसे ही भारत में हो जाएगा, अगर हमारा अपना स्कूल बोर्ड आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो जब तक अपना जो आपका गुजरात में है तो गुजरात स्कूल बोर्ड या सीबीएसई आप उसको एड्रेस कर दीजिए, और हो ही जाता है। इसको तो हमने बहुत सारा एग्जांपल देके बताया कि हाउ इट गेट एड्रेस, बट
पॉइंट ये कि भैया जब आप शुरू करो, यू स्टार्ट फ्रेश, डोंट गो इन अ ओल्ड सिस्टम। अगर आप फ्रेश नहीं शुरू करते हो, आप स्टैंड आउट नहीं होगे, यू विल बी वन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सो मेनी, यू विल बी अनदर वन। और जो लोगों की मेमोरी है उसी से जोड़ करके फिर आपको भी देखेंगे। और अगर आप बोलोगे अब शिक्षा में कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, लोगों के पास वो देखने के लिए फिर उतना दर्शन चाहिए, तो विजुअली आपको थोड़ा सा वो अलग दिखना चाहिए, तो आप उनको बता सकते कि हमें, और उसके पीछे रीजनिंग दीजिए। हम तो आज जो रीजनिंग का जो पीक है हम उसमें रह रहे हैं ना, तो रीजनिंग तो है ही लोगों के पास, लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड दैट्स हाउ द लाइफ एसेंशियल थीम बेस्ड एजुकेशन बिकम वेरी हैंडी। अगर मेरे को आप बोलोगे, इसलिए नहीं कि हम लोग उसको बहुत है ना प्रमोट कर रहे हैं, आई सी द लोग उसको लेंगे द मोमेंट, एंड बच्चों में फिर दिखेगा ना। सबसे बड़ी बात है कि साल 2 साल में जो बच्चों का लेवल होगा, अंत में चिल्ड्रन विल स्पीक। अगर एक बार बच्चों में वो आ गया, आपको कौन रोकने वाला है? गांव का गांव ट्रांसफर होगा, हु कैन स्टॉप यू? इट विल बी अनस्टॉपेबल एक्चुअली, क्योंकि रिजल्ट तो फिर वहां से दिखाई देगा। और अगर हमने उस पूरे मॉडल में ठीक से परिवार, पूरा गांव और सबको शामिल कर लिया, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो गई ना। इट विल बी ग्रेट एसेट। फिर लगेगा कि गांव ही, हमको काहे को अमेरिका जाना है या बॉम्बे में जाना है या दिल्ली जाना है, हम यहीं पे रह करके धरती में स्वर्ग ला सकते हैं। तो इट्स ग्रेट ग्रेट। ठीक है भैया। तो महेंद्र भैया, हम लोग गुजरात राजस्थान के जो मित्र हैं वो आपके साथ में काफी जुड़ाव भी रहा है, और उस दिशा के अंदर में कैसे केंद्र वगैरह का है, जैसे मैं और फिर मेरे साथ में और बाकी मित्र, या उधर में सुनील भाई, आदित्य वगैरह है, तो यहाँ पे दोनों जगह एक अच्छा खासा केंद्र बनने की है ना, हम उस पे हैं स्थिति में, और जल्दी बन जाएगा ऐसा लग रहा है। और रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, काफी रिसोर्सफुल है दोनों जगह लोग। तो अब उसके अंदर में ये कैसे है ना, किस स्तर का क्या डिजाइन होना चाहिए, ये बात हम अभी करें या आपका जो हाँ, थोड़ा, अभी कर सकते हैं। या अभी तो अभी 5 आपका मतलब, नहीं, मेरा कहना है कि अभी जैसे आपका और अभी जो बताना है डिटेल से एचसी एजुकेशन के बारे में, क्योंकि वो बाद में करते हैं। 2 दिनों में तो भूमिका हुई है, अभी वो बनने के वो और बताने के बाद में लोग ज्यादा उसको परसीव कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, या अभी भी हम कर सकते हैं? थोड़ा सा करते हैं ना, थोड़ा सा करते हैं। देखो, 2 चीजें हैं। जब हम डिजाइन की बात करते हैं, तो पहला हमको ये समझना है कि वी लिव इन अ डिजाइन्ड वर्ल्ड। आप जैसे जहां आप हो ना, उस शहर जैसे है, घर है आपका, रोड है, गलियां हैं, उस पे किसी तरह से गाड़ियां चल रही हैं, उसमें कहीं 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 बहुत ट्रैफिक लग जाता है, कहीं कहीं ट्रैफिक नहीं लगती है। आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा एक डिजाइन्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं हम, प्रकृति में नहीं रह रहे हैं। वी लिव इन अ डिजाइन्ड वर्ल्ड, और जो डिजाइन है वो हमारे लाइफ को डिक्टेट भी करती है। यदि आप गांव के सेटअप में जाएंगे, you will have a different routine, different way of approaching everything. यदि आप शहर में रहेंगे तो शहर आपकी लाइफ को डिक्टेट करता है। So we live in a designed world. It's very important to understand कि हम डिजाइन वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं भी कोई संस्था आएगी, क्या करेंगे, मेरा अभी तक का जो निष्कर्ष है सोचने पे ऐसा, और यहाँ भी करने पे, और इंडिया में भी मैंने देखा है, और कम से कम एक सेंटर में तो हम लोग काफी इन्वॉल्व रहे, दैट इज MCVK। मेरे को नाम भूलता ही नहीं है, मतलब इधर उधर करके MCVK का नाम भी आ जाता है। तो हम लोग वहां पे काफी इन्वॉल्व रहे, और उसके जो भी अच्छे अनुभव हैं उसको भी वी हैव सम एक्सपीरियंस, मतलब सभी लोग जानते हैं, है ना, और जो उसके कड़वे अनुभव है वो भी अपने को पता है। तो एक चीज तो हमको समझ में आता है कि कोई भी संस्था है, संस्था में अभी जो स्थिति है उसमें 2 पार्ट बनाना चाहिए। एक पार्ट है जिसको
चैरिटेबल रखना चाहिए पूरी तरह से। और दूसरा भाग है जिसमें लोग रहेंगे, अगर ऐसा जुगाड़ बनता है कि उसको जो भी परिवार रहे, व्यक्ति रहे, उसमें एक स्वायत्तता है लोगों में, भले ही थोड़ी हो ज्यादा हो, बट दे हैव टू बी लाइक किसी के, मतलब वो कहते हैं ना, किसी के आश्रय में किसी को नहीं रहना चाहिए। तो वो आश्रय प्रवृत्ति खत्म करके कैसे लोगों को, भले ही 10 एकड़ हो, जैसे अगर मान लो 30 एकड़ है तो 20 एकड़ हो, ऐसा हो सकता है, या 30 एकड़ है तो 10 एकड़ एक्स्ट्रा ले लिया, मुझे नहीं मालूम है, that will be done, but need to be a two setup। एक सेटअप हो गया चैरिटेबल और एक सेटअप हो गया जो वहां पे रहने वाले लोग हैं और उनको स्वायत्त बनाना। ये एक बहुत बड़ा काम। दूसरा क्या है, जब भी आप सेंटर खड़ा करेंगे, यदि सेंटर की हालत ये है कि हमारे चंदे से वो चलेगा, we are not going to set a good example। we need to find a means of sustainability from its beginning। जैसे अगर मैं मान लो अभी ऑलिवर में शुरू किया, तो यदि मुझे हमेशा किसी से मांगना पड़ेगा तो ये सेंटर अच्छे से चले, प्रेरणा नहीं दे सकता है। तो हमको शुरू से ही सोचना पड़ेगा कि हाउ आई कैन मेक इट हैपन सच ए वे दैट कि ये जो सेंटर है स्वावलंबी रहे। तो वो एक, और बहुत कठिन नहीं है, मतलब बहुत सारे स्कोप रहते हैं, उसमें हम सेंटर को स्वावलंबी बनाना चाहिए। और जब हम सेंटर की डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, भले ही गांव में जाएं, वो डिजाइन ग्लोबल जो रिप्रेजेंटेशन है वैसा उसके अंदर दिखना चाहिए, उसके अंदर अंतरराष्ट्रीय एक स्वरूप उसमें दिखना चाहिए सेंटर में, उसके बाय डिजाइन दिखना चाहिए। एंड बाय डिजाइन इट शुड फैसिलिटेट सच वे कि आप किसी भी कॉर्नर में वॉक करो। अगर हम मान लो लाइफ एसेंशियल थीम बेस्ड एजुकेशन ला रहे हैं, तो हम 21 थीम की बात कर रहे हैं, आप जब सेंटर में जाओ तो आपका हर चीज एजुकेशनल होना चाहिए। इट शुड एजुकेट यू, इट शुड टेल यू अबाउट इट। अभी हमने यहाँ का एक डिजाइन बनाया है, ये 10 एकड़ का, and I will show you, if you have a chance I can show you how we are envisioning in this whole center। तो we made एक ओवरऑल ड्राइंग हमने बना लिया। अब मैं उसको बारी बारी से उसमें अंदर वो करने जा रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। सो यू नीड टू मेक अ वन मेगा विजन, और फिर उसको धीरे धीरे, लेकिन वो पूरा का पूरा सेंटर इट हैव टू बी एड्रेसिंग पूरी जो मानव की नेसेसिटी है उसमें आना चाहिए। अगर हम 5 व्यवस्था के 5 आयाम की बात हो तो उसको आपको सोचना पड़ेगा कैसे होगा, क्या होगा। मे बी वन डे आई विल शेयर द वे वी आर डिजाइनिंग, आई विल शेयर विथ यू एंड यू कैन सी दैट कि हाउ वी मेड इट हियर, है ना। तो वो आप कर सकते हो। एंड एक और मेरे तरफ से बात करना है कि जो भारत में अभी होने जा रहा है, देखो हम मेरे तरफ से इतना प्रॉमिस है कि हम और नियोमी, हमारा परिवार उसमें जी जान लगाएगा, क्योंकि एक जगह की सफलता पूरे हर जगह की सफलता है। अगर हम एक जगह ठीक से सफल हो गए ना तो सब जगह सफल होगा, पूरी दुनिया में सफल होगा, कनाडा में भी सफल होगा। सफलता चाहिए अपने को, तो उसमें जो भी लगेगा, है ना। हमारे वो जो सुनील आगीवाल भैया हैं बहुत अच्छे से कहते हैं, आई डोंट नो हाउ आई कैन टेल इन द सेम टोन, कि अपनी जान लगा देंगे तो ऐसे मैं भी बोल रहा हूँ जी जान लगा देंगे उसमें। अपने लिए भी वही मेन होगा फिर कि कैसे वो आगे बढ़े। उसके लिए जो भी रिसोर्सेस है, हमारी जो भी ताकतें हैं, जो भी चीजें, हम उसमें पूरा तन मन धन से उसमें हम समर्पित रहेंगे। समय जो चाहिए हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी वही रहेगा। फिर अगर ऐसा बनता है तो हम लोग के लिए, दोनों के लिए, नियोमी और हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा। और बहुत सारी रिसोर्स हम बना रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, आप अगर जब तक ये सेंटर शुरू होगा ना, अपने पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिसोर्स विल बी अवेलेबल। खूब सारे रिसोर्स रहेंगे, रिसोर्स की कमी नहीं आएगी। वी विल बी रिसोर्सफुल एंड वी विल बी एबल टू एंगेज पीपल अक्रॉस द ग्लोब। उसके अंदर जो भी अपने संपर्क में है, जहां भी है, हम सबको उसमें शामिल कर सकते हैं। सो द ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट इन दैट सेंटर।
will find a way to engage people. तो उस रूप में करिए और हम सब उसमें भागीदारी हैं, मतलब वो ऐसा लगता है मेरा ही सेंटर है। सुनील भाई कुछ कहने के लिए? मैं ही कह रहा था महेंद्र भाई कि अभी तक आपने 2 दिन में ये पृष्ठभूमि स्पष्ट करी है कि शिक्षा ही मानसिकता बनाती है, बिगाड़ती है। तो नई तरह की शिक्षा मध्यस्थ दर्शन पर आधारित उसका प्रयोग सर्वश्रेष्ठ आपके हिसाब से भारत में हो सकता है कि वो भारत में संस्कृति रही है जिसके अवशेष अभी भी हैं, परिवार में जीने का या हमारा जो अभी भी क्या कहते हैं स्वभाव शेष बचा हुआ है, या समाज में जीने का या प्रकृति के साथ जीने का। फिर आपने कहा श्रम की आदत भी अभी है भारत की बड़ी आबादी में। तो ऐसे में आपकी पृष्ठभूमि तो आपने स्पष्ट कर दी। अब वो मध्यस्थ दर्शन के आधार पे नई शिक्षा का केंद्र जो बनाना है, उसमें आपने जो मेहनत करी है नियोमी जी के साथ मिलके ये H3 एजुकेशन की, इसके बारे में भी बताना है आपको कल से। एक तो ये मेरा अनुरोध है। दूसरा, नियोमी जी खुद टीचर रही है पृष्ठभूमि से और आपने दोनों बच्चों को होम स्कूलिंग कराई है शुरू से। उन्होंने आपने दोनों ने मिलके 200 देशों के ये करिकुलम फ्रेमवर्क का भी स्टडी किया है। लेटेस्ट जो भी प्रयोग दुनिया में हो रहे हैं कहीं पर, उसके बारे में भी जाना है। और तो ये सब जानने के बाद आपने उसके हिसाब से H3 एजुकेशन को डिजाइन किया है। तो आपकी प्रस्तुति भी हो और बाद में एक बार नियोमी जी की भी एक प्रस्तुति होना जरूरी है। उससे हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि यस ओके, जब आप लोग इतना कर सकते हो तो हमको भी करना ही है, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू करना है ये जब तक हमारी समझ नहीं बन जाए तब तक। ओके, नहीं बढ़िया, दैट्स गुड, वी विल डू दैट। भैया एक और जिज्ञासा थी। दर्शन से आप 2004 में जुड़े हैं, तो 2004 से अभी तक की जैसे आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से अगर बताएंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि जैसे आदित्य और हम दोनों भी बहुत सोचते हैं, पर हमारे को लगता है हमारी स्थिति और गति दोनों ही बहुत ज्यादा खराब है। हम जिस कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को बार बार कचोटते रहते हैं कि हम कुछ करने की स्थिति में अभी नहीं है, या कुछ विचार उस स्थिति में नहीं जा रहे हैं, या कुछ साहस की कमी है। तो थोड़ा आपकी यात्रा बताएंगे तो उससे प्रेरणा मिलेगी भैया। हाँ, लेकिन आज तो समय हो गया ना, अभी आज पूरा। भैया अगली बार रख सकते हैं। कल से रखें जरूर, लेकिन भैया हाँ, जिज्ञासा के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन बहुत प्रेरणा मिलेगी। जी भैया। ठीक है ना, बढ़िया। और कोई क्विक कमेंट, एक आधा मिनट, फिर हम क्लोज करेंगे। भैया दशरथ बोल रहा हूँ। जी भैया। हाँ, इसमें आपके जो सेंटर के बारे में जो भी बात बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि जरा मोटा मोटा ये भी बात हम लोग सेंटर के लिए जगह वगैरह के लिए अभी सब कर रहे हैं, कोई फाइनलाइजेशन हुआ नहीं है। तो वैसे मतलब समझो उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए, आप मतलब जो इंटरनेशनली सोच रहे हैं तो वो जगह कितनी बड़ी सोच रहे हैं, क्या क्या है वो जरा मतलब क्या है कि वो भी रखना जरूरी है क्या कि जगह के लिए उमेद भाई और जो हिसाब से मतलब सब जगह पे जो कोशिश हो रही है, तो इसमें शुरू में ही मतलब वो ध्यान में रखते हुए जो भी बात हो जाए वो अच्छी बात है। फिर एक जगह कुछ फाइनल करने के बाद फिर लगा यार ये तो ये एंगल अपने को ध्यान में ही नहीं था और ये मिस हो गया, ऐसा नहीं होता। सही है, सही है। मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ। दशरथ भाई ने है ना देखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो कितना बड़ा उन्होंने रखा। 1200 एकड़ है। एक आधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को उन्होंने बताया कि वहाँ पे 300-350 एकड़ जमीन है। 3,000 एकड़ ये सरदार कृषिनगर यूनिवर्सिटी है जो 3,500 एकड़ में है। और आज 100 साल पहले मालवीय जी ने जो बनारस BHU बनाया वो 1200 एकड़ में है, बराबर है। तो मतलब क्या है कि हम जो भी मतलब सोचे कुछ भी तो कम से कम बात नहीं, लेकिन मतलब क्या होना चाहिए और कैसे कैसे वो सोच के मतलब अपने को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा खाली बात नहीं है, बात सही है, बहुत अच्छा है ये। ठीक और है, किसी का एक आधा मिनट और। तो बहुत शानदार महेंद्र भाई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच अजय भैया। काफी इनरिचिंग डिस्कशन हो रहा है ना, बढ़िया। तो कल सुबह मिलते हैं 7:30। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई लोग, कल 7:30 बजे मिलते हैं। बढ़िया, नमस्कार। कमेंट बाकी रह गए वो ग्रुप में रख सकते हैं। हाँ, धन्यवाद भैया। नमस्ते, धन्यवाद।